हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉरी, मैं इस चैनल पे आज बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट बहुत महीनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल था, बट अब आज से थोड़ी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो थोड़ा इसका स्ट्रीक मेंटेन करूँ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले नीट 25 को से लेकर इस बार तो नीट 25 ने पुराने को नीट 16 और 17 के टाइम को याद दिला दी। लाइक एकदम से इमोशन ही बदल दिए सबके। मतलब इस बार जो था रियल 500, मतलब जो इतने सालों से एनटीए ने नीट की गरिमा को ही बिगाड़ दिया था, बट अब वापस आ गया। इसी तरीके से एनटीए ने अपना कमबैक कर दिया और सबके मुँह मुँह कर दिया। ओके, सो अब बात करते हैं, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, पूरा नहीं सुधरा है एनटीए यहाँ पे। इस बार भी अभी हमने रिसेंटली सुना है कि एमपी में 75 लोगों का रीनीट होना है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। पहले बोला था कि नहीं कराएंगे, बट इस बार कहा है कि वो कराएंगे। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतना कोई इफेक्ट आएगा नहीं। 75 बच्चे हैं, ज़्यादा इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब हम धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। बट आज हम मेनली जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मीन्स जिनकी रैंक अच्छी आई है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको क्या क्या करना है, उनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास कोरा पे। सो मैंने वो शॉर्ट लिस्ट करे हैं, तो एक एक करके हम उस पर बात करेंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग। सबसे पहले डाउट पे जाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, जो पहली बार काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग की हम बात करते हैं। एमसीआई की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ एमसीआई और दिल्ली की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि दिल्ली की कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती है, वो एमसीआई के साथ ही होती है, ऑल इंडिया के साथ ही होती है। ठीक है, सो उसमें क्या करना है आपको, जब भी वो डेट्स आएंगे आपको एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन डिपेंड करता है, अगर आपको गवर्नमेंट की सीट उठानी है, गवर्नमेंट काउंसलिंग में भाग लेना है, तो आपको 11,000 के करीब आपको पैसे देने होंगे, डिपॉजिट करना होगा। और जिनको प्राइवेट भी भरना है उनको 2 लाख के करीब डिपॉजिट करने होंगे। बट घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है कि आपको लगे कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पैसे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके वो एडमिशन में मतलब बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो आपको वो पैसे 1-2 महीने में वापस 1-2 महीने नहीं, मतलब जब सारी काउंसलिंग पूरी हो जाती है तब आपको पैसे वापस आ जाते हैं। सो पैसे आपके रिफंड आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है आपका चॉइस फिलिंग। आप देखिए, आप मैंने बोला रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा सबका पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे कि अगर आपने एएफएमसी भरा होगा तो आपके वो डैशबोर्ड पे वो भी चॉइस आएगा, एएमयू बीएचयू भरा होगा वो भी आएगा। ओके, सो चॉइस फिलिंग में आप जैसे अपना डैशबोर्ड पे खोलेंगे तो आपके उस पर आप जिन जिन चॉइस के लिए एलिजिबल हैं आपकी वो सारी चॉइस आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो 350 से 400 कॉलेज आपके डैशबोर्ड पे आ गए। ठीक है, तो उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं। आपको कॉलेज आपको सारे अकॉर्डिंगली चॉइस मतलब आपको फिल करना है। डिपेंड करता है कैसे, जैसे कि पहले नंबर पे जैसे मान लो हर बच्चा, मेडिकल का बच्चा, सबके लिए एम्स दिल्ली होता है, चाहे उसके 500 नंबर आए, चाहे उसके 600 नंबर आए, चाहे उसके 200 नंबर ही क्यों ना, अगर वो काउंसलिंग में रह रहा है तो पहला तो एम्स दिल्ली भरता है। ठीक है, मैंने भी भरे थे अपने टाइम में, लाइक 372 में अपना मैं चॉइस 1 में मैं एम्स दिल्ली भरती थी। ओके, सो जैसे आपने पहला भरा एम्स दिल्ली एंड दूसरा भरा आपने एम्स ऋषिकेश, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पहले नंबर पे जो भरेंगे वो मिलेगा, मतलब क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन चॉइस फिलिंग भर दी, आपको लॉक करना जरूरी होता है। अगर आप लॉक नहीं भी करते तो ऑटो लॉक होता है, आप सेव कर लो, वो ऑटो लॉक भी हो जाएगा, बट लॉक कर दो, क्या जा रहा है। देन उसके बाद आपका आता है रिजल्ट के बाद अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राउंड 2 होता है, फिर आप राउंड 2 में बैठते हैं, वही सेम प्रोसीजर। चॉइस फिलिंग फिर से होती है, जिनका नहीं हुआ होता वो राउंड 2 में जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर चॉइस 1 में मतलब राउंड 1 में आपको मिल गया है, तो अगर आपको आपका मन चाहा कॉलेज मिला है तो बढ़िया, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपग्रेडेशन चाहिए होता है, लाइक उनको नहीं अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो राउंड 2 में बैठ सकते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट होता है, आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, मतलब आपके पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, और फिर आप राउंड 2 में गए। बट राउंड 2 में अगर आपको मान लो अगर गलती से नहीं, अगर कॉलेज मिल गया, सो अब यहाँ पे आप अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते। आपको राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल गया है, नो मैटर वॉट, आपका मन का मिला हो या ना मिला हो, आपको सीट उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठाते देन आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे और आपके पैसे भी चले जाएंगे। ठीक है, देन आप मान लीजिए राउंड 2 में बच्चे को एडमिशन मिल गया, तो उसने एडमिशन ले लिया। अब जो बच्चे बचे तो वो सारे जाते हैं मॉपअप में वही बैठ सकते हैं जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन नहीं मिला है, वही जा सकते हैं मॉपअप में। एंड वही सेम प्रोसीजर, मॉपअप में सीट भरते हैं, वही सेम चॉइस फिलिंग, एंड देन फिर वो रिजल्ट निकलता है। जो लकी बच्चे होते हैं उनको मॉपअप में भी कुछ बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। एंड या सो
देन उसके बाद आता है आपको रिपोर्ट करना है। आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने से इतने तारीख के बीच में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है उसके आप यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना कठिन जो नीट का पेपर निकालना है ना, उससे ज़्यादा कठिन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है। तो ध्यान रखिए, रिपोर्ट करने जब जाएं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और ऐसा मत सोचना अरे 5-6 दिन है चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट डे से ही जाना है, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। आपके डॉक्यूमेंट वो कुछ ना कुछ हर बार कमी निकालते हैं। सो आपको बफर लेके चलना है। मेरा खुद का ही जब मैं एडमिशन ले रही थी MBBS में, मुझे आज भी याद है, वो दिवाली का ब्रेक चल रहा था। दिवाली का ब्रेक चला तो सारे स्कूल की छुट्टियां थी, ठीक है, एंड मुझे प्रिंसिपल के साइन चाहिए थे। तो मेरा खुद एंड मोमेंट पे जाके एडमिशन हुआ है। एंड अगर 28 लास्ट डेट है तो 28 तारीख को ही लास्ट मोमेंट में मेरा एडमिशन हुआ, नहीं तो मैं करवा ही नहीं पा रही थी। सो मेन बात ये है कि आपको रिपोर्ट करने समय से जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखने हैं। जो भी आप ऊपर मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं, वो सारे आपको रेडी रखने हैं और आपको समय से जाना है और रिपोर्ट करना। मैंने अभी आपसे बोला कि दिल्ली की कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती, आपको कोई स्पेसिफिकली कुछ अलग से नहीं करना है। मैं बिल्कुल सही हूँ, बट यहाँ पे बस एक छोटा सा फॉर्म भरना है IP का, IP यूनिवर्सिटी, ये हम शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे इसका नाम GGS IPU होता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। जो दिल्ली वाले हैं वो बट ऑब्वियस जानते होंगे, जो नहीं भी जानते मैं बता रही हूँ। IP के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी। सो मैं मेडिकल की बात करती हूँ पहले। मेडिकल में जैसे हमारे बहुत फेमस कॉलेजेस है, VMMC सफदरजंग, जो कि हमारा साउथ एक्स में है, एम्स के जस्ट सामने, ठीक है। एक है हमारा RML हॉस्पिटल जो अपने कन्नाट प्लेस में है, ठीक है। एक है हमारा कौन सा है, NDMC, ठीक है। एक है हमारा BR अम्बेडकर जो हमारा रोहिणी में है, ठीक है। और इसके अलावा एक है ACMS जो आर्मी वालों का होता है, ठीक है। सो इनके लिए इसमें एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर तो वही कराते हैं, अपना क्या नाम है, ऑल इंडिया वाले, बट इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा IP का, नहीं तो उसके बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। प्लस BR अम्बेडकर और अपने NDMC की काउंसलिंग IP कराता है, ठीक है। ऑल इंडिया की वो कराते हैं, और बट ये की स्टेट वाली IP कराता है। तो इसके लिए आपको एक मेजर सा फॉर्म भरना होगा, 1000-1200 रुपये का फॉर्म होता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। आपको GGS IPU की वेबसाइट पे जाके करना है। इसकी जो साइट्स होती हैं वो आपका नीट से पहले खुल जाती है। यही इकलौता ऐसा एक फॉर्म है जो नीट से पहले खोल देते हैं। इनके अभी भी होगी, खुल रही होगा, उसमें अगर जिन्होंने भर दिया है गुड, जिन्होंने नहीं भरा है उनको भरना है, और जाके जल्दी से भर दो, ठीक है। सो अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग की देखो ज़्यादातर क्या होता है, ये जो लोग हैं सारे ऑल इंडिया और स्टेट की जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनके जो सारे शेड्यूल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, पहली बात तो ज़रा ध्यान से भरना। एंड बाकी सबकी अलग अलग वेबसाइट होती है, आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे मैंने यूपी की काउंसलिंग भी भरी थी, तो यूपी की वेबसाइट है जैसे कि UPDGME, आपको UPDGME पे जाके आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है। वही सेम प्रोसीजर है, आपको डेट्स वेट्स उनको पूरा शेड्यूल निकालते हैं, आपका डेट्स का ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएँ, आप ना देखें, आपको डेली आपको ध्यान रखना है कि सारा आप डेली उसमें नोटिफिकेशन जाके चेक कर रहे हैं कि यार कुछ नया तो नहीं आया, ठीक है, ओके। देन अब बात करते हैं कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है। देखो कोई भी कॉलेज चूज करो, वो आपकी मर्जी है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको वही कॉलेज चूज करना है जहाँ पे बॉन्ड ईयर कम हो। अब तो पहले तो दिल्ली में नहीं था, बट पिछले साल ही नोटिस आया है। आई डोंट नो लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, बट नोटिस आया है। आई रिमेंबर कि 24 पिछला ये जो अभी अब फर्स्ट ईयर में जो अभी बैच है जो सेकंड अब प्रॉफ देने वाला है, उनके टाइम में राउंड 1 में वो नोटिस नहीं आया था, वो राउंड 2 में आया था। नोटिस कुछ इस प्रकार था कि अब दिल्ली में भी MBBS के लिए भी बॉन्ड होगा, इनफैक्ट PG में भी होगा। पहले ऐसा था ना, दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं हुआ करता था, बट अब इन्होंने ऐसा निकाला था। बट यहाँ पे एक ग्लिच ये था कि इन लोगों ने राउंड 1 होने के बाद निकाला था, तो राउंड 1 के बच्चों ने तो कुछ साइन नहीं किया था बॉन्ड, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। सो बाकी हर जगह अलग अलग जगह सब में बॉन्ड होता है। आप हरियाणा में 10 साल का बॉन्ड है, यूपी में भी आई गेस 2 या 3 साल का बॉन्ड है, हर जगह बॉन्ड है। तो आपको वही कॉलेज चुनना है जहाँ पे कम से कम बॉन्ड हो, ठीक है। दिल्ली में एक बार आप चेक कर लो चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। नोटिस निकाला था, नोटिस तो ये कुछ भी निकाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब बात करते हैं थोड़ा प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, जो बच्चे प्राइवेट लेना चाहते हैं, पहले लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो बात की बात है। पहले मैं मान के चल रही हूँ आपको लेना है, आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना है, आपको किसी भी स्कैमर्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। देखो गवर्नमेंट ने अब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबकी काउंसलिंग एक साथ ही होती है। आपको किसी काउंसलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी पता चला, मेरा एक दोस्त है एंड उसने अपने टाइम में उसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था एंड उसे पता नहीं था, एंड उसने
काउंसलर को ही 50,000 के करीब काउंसलिंग के लिए दिए थे, जो कि जस्ट शेयर वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, वो उस पैसे का कुछ भी कर सकता था। सो या प्राइवेट काउंसलिंग भी इसी से होती है। आपको 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट में भरना है एंड आपको हर कॉलेज की जानकारी आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको किसी काउंसलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी टाइम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप MCA की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। आपको हर जितने भी कॉलेज मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में भाग लेते हैं जो कि MCI अप्रूव्ड हैं, उनकी सारी डिटेल आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी। सो आप उस पे जाके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन पे जाके क्लिक कीजिएगा एंड आपको डाउट हो कि कितने पैसे लगते हैं, क्या लगता है, हमें कैसे पता चलेगा, एंड गूगल पे तो कुछ भी दिखाता है। आप सर्टिफाइड वेबसाइट पे ही जाके चेक कीजिए और कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके डाउट्स आ रहे हैं। बट आई सजेस्ट कि किसी भी काउंसलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रैप है। एंड कभी कभार जो आपको बोलते हैं कि अरे इतने पैसे दो हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, ऐसा वैसा, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सारे ही ट्रैप हैं, ठीक है। ऐसा काम ही क्यों करना है जो डर के, कितने डर के, मतलब हम मतलब डर के जिए ना, लाइक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, मैंने बीते दिनों में बहुत सारे न्यूज़ पढ़ी थी कि मतलब ये मासूम लोग होते हैं, मतलब जिनको फंसा लेते हैं माँ बाप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, कुछ भी करते हैं तो उनका नाम आ जाता है एंड देन फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, पैसे तो जाते ही जाते हैं और नाम खराब और होता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, प्राइवेट काउंसलिंग हो चाहे गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो, कुछ फ़र्क नहीं है, आपको सेम में ही उसमें भाग लेना है, पैसे देने हैं एंड आपके पैसे वापस आ जाएंगे। किसी थर्ड बंदे को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग काउंसलिंग आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपको 1-2 घंटे में आपके उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। सबसे जो कॉमन डाउट आया है मेरे पास पार्शियल ड्रॉपर्स का, जिन्होंने लाइक तैयारी के साथ साथ कुछ कॉलेज भी ज्वाइन कर रखा था, उनका एक बहुत कॉमन डाउट है जो कि बहुत लाजमी है कि काउंसलिंग भरते वक्त उनको अपना कोर्स रिवील करना है कि नहीं करना है। इस पे कुछ भी बोलने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। देखो, सबको पता है कि मैंने BDS को ज्वाइन किया था मौलाना आज़ाद से एंड 1 साल पूरा किया था, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया देन मैंने डाला, ठीक है, मतलब पहले डाल के देखा, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो वो क्यों तो फिर मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन करती तो फिर प्रोसीजर और लंबा होता। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। अब इस पे लोगों का क्रॉस क्वेश्चन ये आता है, व्हाट अबाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मेडिकल काउंसलिंग में अब तक जब मैंने पार्टिसिपेट किया वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, ना ही उन्होंने मांगा था BDS वालों ने, ना ही ये मांग रहे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आया है, पिछले साल ही आई गैस कोई इन्होंने नोटिस निकाला था कि ये जो जैसे जो बच्चे करते हैं कि एडमिशन लेके एंड देन फिर वो छोड़ देते हैं एंड देन फिर वो दूसरे कॉलेज में जैसे कि सभी करते हैं, लाइक पार्शियल ड्रॉपर इन मेडिकल फील्ड। सो अब इन्होंने कुछ नोटिस निकाला है कि अब वो नहीं कर सकते। सो बी अवेयर, मुझे करेक्ट मतलब जो अभी रिसेंट अपडेट है वो मुझे नहीं पता है, बट ये पक्का है नोटिस आया है, मैंने इस रिगार्डिंग वीडियो भी डाली थी। सो आप जाके पता कीजिए, मतलब अगर नहीं पता चल रहा है तो मतलब ये मैंने आपके मतलब एक ट्रिगर पॉइंट डाल दिया है कि वैसे तो आपको रिवील नहीं करना है, पहले ऐसा कुछ नहीं था बट अभी इन्होंने ऐसा कुछ नोटिस निकाला था। सो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैसे रिवील नहीं करना है ना, आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट TC की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी मेरा 12th का पड़ा हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और TC का, कोई उसका कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो, जो फ्रेशर्स हैं उनको तो स्कूल के साथ ही मिलता है, लाइक सभी को मिलता है। जब हम 12th पास आउट करते हैं एक स्कूल के साथ एनवलप मिलता है, उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 1 साल होती है, ठीक है। जो फ्रेशर्स हैं वो तो उनका स्कूल वाला ही चल जाएगा, बट जो पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, ये ड्रॉपर्स है लाइक मेरी तरह 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी ड्रॉपर्स हैं, सो उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। आपको एक क्या बोलते हैं सरकारी पेज क्या बोलते हैं वो स्टैम्प पेपर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट काइंड ऑफ उस पर बनवाना पड़ेगा एंड उस पर गजिस्ट्रेड ऑफिसर के साइन होंगे। एंड गजिस्ट्रेड ऑफिसर आपको एक एडवाइस, कोई भी हो सकता है गजिस्ट्रेड ऑफिसर, एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS पास आउट भी गजिस्ट्रेड ऑफिसर माना जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया। देन इसके अलावा आपका आता है गैप ईयर सर्टिफिकेट जैसे कि मेरे 4-5 साल का ड्रॉप था। सो उस गैप ईयर सर्टिफिकेट में क्या होता है, सर्टिफिकेट नहीं होता है एक्चुअली, वो एक वही स्टैम्प पेपर पे उस पर लिखा होता है कि उन 5 सालों में हमने कुछ गलत काम नहीं किया एंड सिर्फ तैयारी करी। सो ये आपको एक बनवाना पड़ेगा। सो मैंने बताया आपको, ये सब बता दी। इसके बाद अब आता है, मान लो आप लोगों ने कहीं आपने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, मैंने आपको ये सब तो बताया, बट
उसके बाद छोड़ने का प्रोसीजर क्या होता है ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब अगर किन्हीं कुछ बच्चों ने, जैसे कि मैंने BDS में दिया था, लाइक मेडिकल फील्ड में ही कहीं ले रखा है अपार्ट फ्रॉम MBBS, और आपका MBBS में सिलेक्शन हो गया है, सो उसके लिए आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं होती, लंबा प्रोसीजर नहीं होता। आपको बॉन्ड मनी का पैसा, मतलब लाइक जैसे कि मौलाना में 3 लाख का बॉन्ड था साइन, तो उसका फाइन पे किया मैंने वाया DD, एंड देन दैट मोमेंट आप जब DD आप कॉलेज अथॉरिटी को देते हैं, आप उसी मोमेंट आपको आपकी फाइल मिल जाती है, एंड उस फाइल में आपके सारे 12th और 10th की मार्कशीट्स होती हैं। सो बेसिकली ऐसा नहीं सोचना है कि अरे बॉन्ड मनी पे करना ज़रूरी नहीं है, बॉन्ड मनी पे करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और लंबा प्रोसीजर नहीं होता कोई, मतलब वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप उनको उनका बॉन्ड मनी मिल गया एंड वो आपको डिग्री दे देंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये सब बता दिया। अब आता है एक लास्ट प्रोसीजर, दैट इज़ हेल्थ सर्टिफिकेट। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, जिन जिन बच्चों का MBBS में सिलेक्शन होता था सबका इंडिविजुअली चेकअप होता था, बट अब चेकअप नहीं होता है। इसके बजाय एक मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोगों ने निकाल दिया, वो भर के दे दो, और एक गवर्नमेंट मिनिमम MBBS क्रेडेंशियल होना चाहिए उसका, वो उसके साइन उसके करवा के आप उन्हें सबमिट करा दो, दैट इज़ आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, वो तो हो जाता है आसानी से। सो यही है ओवरऑल, यही सब डाउट्स थे कि पार्शियल ड्रॉपर्स के ये थे कि मतलब बॉन्ड मनी कितने पे करे। सो इतना सब बता दिया। अब ज़रा क्या क्या बताया उसको मोरल में हम एक जल्दी करते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी में। ओके, तो सबसे पहला काउंसलिंग भरनी है। काउंसलिंग आपको समय से भरनी है, MCI वेबसाइट से, ऑल इंडिया और स्टेट की भी दोनों भरनी है। मतलब जैसे कि आप होते हैं ना, लाइक मैं दिल्ली की तो हूँ और मेरे UP का डोमिसाइल भी है, सो मैंने 2 काउंसलिंग भरी थी, सारी डेट्स आपको समय पे देखनी है। इसके अलावा अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हैं तो आपको अपना कोर्स रिवील नहीं करना है एज ऑफ नाउ, ओके। और मैंने जो नोटिस के बारे में मेंशन किया है, प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लो। अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपनी साइड से देखूंगी ना आपको, आई विल गिव यू द अपडेट्स, ओके। नंबर 3, ओके, गैप सर्टिफिकेट लगता है आपको, वो बनवाना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं बनता है, बट जब वो आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर चालू होगा, हर कॉलेज का मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, लाइक DU वाले का अलग फॉन्ट अलग मैटर होता है, आपको वही मैटर आपको टाइप करवाना है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर साल का, इसकी वैलिडिटी एक ही होती है, एक साल की ही होती है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फ्रेशर्स नहीं है उनको बनवाना पड़ेगा, एंड रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन लगेंगे। एक नई चीज़ जो मैं बताना भूल गई, दैट इज़ प्रिंसिपल के साइन। एक तो आपको एक बार 12th में, मतलब 12th लास्ट जो पासिंग स्कूल होता है वहाँ जाके आपको साइन लगते हैं, तो वो तो आसानी से हो जाएंगे। अभी कोई ऐसा फेस्टिवल भी नहीं चल रहा है जैसे मेरे समय पे चल रहा है, तो वो साइन हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और नहीं जो कि मैं भूल गई, जो भी लोग कैटेगरी वाले हैं लाइक EWS OBC या जो भी है, लाइक EWS जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होती है। अगर जिनका वैलिडिटी उन्होंने रिन्यू कराया है, वेल एंड गुड, रिन्यू नहीं कराया प्लीज़ जल्दी से करा लो, नहीं तो फिर इशू होगा इन फ्यूचर। मतलब काउंसलिंग में आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो रिन्यू मतलब अपडेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है चॉइस फिलिंग ध्यान से करनी है। वही कॉलेज सबसे पहले सारे भरने हैं। देखो जिनके अच्छी रैंक आई है, नो डाउट आपको जो भरना है, जैसे मैंने हर साल ज़्यादा कॉलेज भरे थे, बट जिस साल मेरी अच्छी रैंक आई थी, दैट इज़ UCMS जिससे मैंने उठाया था, उसमें मैंने मात्र 3 कॉलेज भरे थे, लाइक एम्स एंड GTB, एंड भैया के कहने पे भैया ने कहा था बहन इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो एक कॉलेज और भर दिया था। बट जैसे जिनकी रैंक थोड़ी बॉर्डर पे, तो आप सारे कॉलेज भरिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो आप जिस नंबर से भरेंगे आपको उसी नंबर से आपको एडमिशन मिलेगा, कॉलेज मिलेगा अगर मिलना होगा तो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी स्कैमर्स लाइक जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी काउंसलिंग में भाग लेंगे, उसके लिए आप किसी भी स्कैमर्स या काउंसलर के ट्रैप में नहीं फंसना है। आप खुद से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खामखा 50,000 1 या 2 लाख फालतू में नहीं देने, आप उसे भी पैसे देंगे एंड देन उसके बाद आप काउंसलिंग में भी पैसे भरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉप अप राउंड, या ये दर्द मैं कैसे भूल सकती हूँ, लाइक जिनकी बॉर्डर पे रैंक आती है, लाइक ना वो खुशी अच्छे से मना सकते हैं, ना वो दुख अच्छे से मना सकते हैं। तो जो भी बॉर्डर पे बच्चे हैं, बॉर्डर रैंक है जिनकी, उनको मॉप अप राउंड बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यार देखो पहले और अब में बहुत फ़र्क हुआ है। लाइक पहले जो ब्लॉकिंग सिस्टम चलता था कि बच्चे इधर की भी सीट ब्लॉक कर लेते थे, उधर की भी सीट ब्लॉक कर लेते थे, तो मॉपअप में इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, सरकार ने अब ब्लॉक सिस्टम ख़त्म कर दिया, बच्चे ब्लॉक नहीं कर सकते, लाइक शेयर मतलब वो आउट ही है। सो मॉपअप राउंड को बड़े ध्यान से भरना है। मॉपअप में एडमिशन होते हैं, बिलीव मी, जब आप कम एक्सपेक्ट करते हैं तभी कुछ अच्छा हो जाता है। मेरे खुद के भैया का एडमिशन PG में मॉपअप में हुआ, और मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं कॉलेज में, उनका भी जो बहुत ही अच्छे, मतलब अब उनका एडमिशन हो चुका है, हुआ मॉपअप में। सो या मॉपअप को प्लीज़ ध्यान से लीजिएगा। सो या यही है इतना।
सो इस वीडियो में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको क्या करना है, या और उस वीडियो में ये भी होगा जो बाहर फॉरेन में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा होगा। तो सो बने रहिए, और अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।